और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, क्या यूपी में घमासान होने जा रहा है। योगी को ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मिस्टर योगी मैं यूपी में आ रहा हूं। क्या 27 की लड़ाई बड़ी हो रही है? क्या 27 में योगी के सामने ओवैसी बंधु होंगे? तैयार मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज सीतापुर में थे। योगी सीतापुर में थे और वहां से भी योगी विरोधियों को जवाब दे रहे थे। दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है। कितना भी जहरीला सांप। दूसरी तरफ क्या उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। 27 में अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी दोनों होंगे। आज यूपी के बनारस में, वाराणसी में, दाल मंडी में बुलडोजर चल रहा था। और बुलडोजर चल रहा था वाराणसी के दाल मंडी में। एक शख्स ने देखिए तेल डालकर आग लगा दी उसी वक्त अपनी दुकान और मकान पर। हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। तो यूपी के चुनाव में इस बार यह बड़ा मुद्दा होगा। एक और तस्वीर देखिए जरा। लखनऊ के केजीएमयू में मजारों पर नोटिस चस्पा किया गया। ओवैसी बंधु इसे भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएंगे, चाहे वो मजार हो या बुलडोजर एक्शन हो। और इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं और ललकार रहे हैं कि वो यूपी आ रहे हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। यूपी में बयानों का जोर और चुनावी शोर शुरू हो गया है। ओवैसी बंधुओं ने यूपी में परचम लहराने और योगी से टकराने का खुला ऐलान कर दिया है। मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और यही कहने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा सबको देगी,
लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देगी। वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया, कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी बिसात क्या, तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी, हम भागने वालों में से नहीं है। योगी और ओवैसी के बीच अभी से जुबानी तीर शुरू हो गए हैं, तो जब यूपी में चुनाव का पारा चढ़ेगा तो सियासी गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बाबा कहती हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक तरफ योगी और उनके बुलडोजर मॉडल की देश भर में चर्चा होती है, तो दूसरी ओर ओवैसी ने बिहार और महाराष्ट्र में दिखा दिया है कि मुस्लिमों का भरोसा उनके साथ है। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको। चुनावी समर के लिए दोनों दिग्गज तैयार हैं। ओवैसी ने यूपी वाले प्लान का ऐलान किया तो योगी भी हुंकार भर रहे हैं, कह दिया है कि वो हर चैलेंज को तैयार हैं। पटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अरे ये कौन सी जबान है, मुख्यमंत्री की जबान है ये। बटेंगे तो कटेंगे। कहां बट रहे हैं, तुम ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर से, गाड़ी पर गोलियां चलाए विधानसभा के इलेक्शन में। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली, चला मुझ पर। अब देखिए यूपी में घमासान होने जा रहा। अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वो यूपी आ रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं ये भी आपको बताऊं। छोटे ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी को चुनौती दी, कहा मिस्टर योगी यूपी आ रहा हूं, अब तैयार हो जाओ। यूपी में अपनी ताकत दिखाएंगे और पार्टी का झंडा लहराएंगे। इस मुल्क में माथे पर तिलक लगाने वाले को जितना हक है उतना ही हक सिर पर टोपी लगाने वाले को भी है। यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, मेरे बाप की भी नहीं। यह मुल्क जितना मोदी योगी का उतना ही अकबरुद्दीन का है। फिर मुल्क में सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात क्यों हो रही? 6 बार से विधायक अकबरुद्दीन एमआईएम के स्टार प्रचारक हैं और हाल में महाराष्ट्र के चुनाव में 15 मिनट वाला बयान भी इन्होंने दिया। अब योगी को चैलेंज देते हुए यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगले साल यानी 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है और वोटर 20%। करीब 150 सीटें यूपी की मुस्लिम मतदाता प्रभावित करते हैं। एमआईएम और ओवैसी ब्रदर्स की नजर इसी वोट बैंक पर है। योगी ने कहा कितना भी जहरीला नाग हो, नाग पंचमी पर उसे भी दूध पिलाते हैं। कुछ लोगों ने शरण ली मगर शरणार्थी धर्म का पालन नहीं किया। कुछ लोग यहां पर उंगली पकड़ कर आए और गला दबाने की कोशिश की। जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहिए। याद करिए कैसे बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब लोग मौन है, क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू है तो उस पर कोई नहीं बोलेगा। कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दें तो बाकी सब का मुंह बंद हो गया है, लेकिन जाति धर्म के नाम पर बांटने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहिए, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। योगी के नाम यूपी में लगातार सबसे ज्यादा वक्त तक सीएम रहने का भी रिकॉर्ड है और वो यूपी में सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए जरा अकबरुद्दीन को और योगी को। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ,
यूपी भी आ रहा हूं। चलेंगे यूपी, चलेंगे। चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। उस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले का है। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। अब देखिए जरा, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो पहले तो बड़ा ध्रुवीकरण, और उसका नुकसान सबसे ज्यादा किसे होगा? अखिलेश यादव को। कैसे, जरा ये देखिए। यूपी में मुस्लिम बहुल सीटें हैं 143 143, जिसमें से 73 सीट्स पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। दूसरी तरफ 70 सीट पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। अब इसमें से देखिए जरा कि 10 साल में सपा को मुसलमानों ने 80 से 90% वोट जो मुस्लिम है वो सपा को गया है। 2022 में सपा को मुस्लिम वोट गया था 83%, और 2022 में सपा के मुस्लिम विधायक 31 है। यूपी में अखिलेश को मिली थी कुल 111 सीटें। इसके अलावा 24 लोकसभा में अखिलेश को 90% मुस्लिम आबादी ने वोट किया, और कुल 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। अखिलेश का कोर वोटर भी एमवाई माना जाता है, मुस्लिम और यादव, और मुस्लिम वोटर पर ओवैसी की भी दावेदारी अब है, जो अखिलेश के लिए चुनौती है। सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं चुनाव से पहले। अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार, वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है, और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट पे खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। अखिलेश यादव जी एसआईआर को एनआरसी कह के मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन का, और मैं ये कहता हूं कि डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। किसी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को इस तरह की भाषा किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है। जहां तक किसी आदमी को पेश करके वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो साइन नहीं जाता और उनके नाम से कई फार्म भरवा लिए गए, तो आपके पास ऑप्शन है ना, फार्म नंबर 7 भरिए ना। हम लोग बोल नहीं रहे, हम लोग काम कर रहे हैं मौके पर। जो ये फार्म जब 7 के माध्यम से घोटाला करना चाह रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश। बड़ी बात यह है कि ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। पिछले कुछ चुनाव के जो नतीजे आए हैं, अब वो यूपी में इसीलिए एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र, हाल के निकाय चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल की है। 13 नगर निगमों में एमआईएम की 125 पार्षद चुनाव जीते। मुस्लिम मतदाताओं ने खुलकर उन्हें वोट किया है। बीएमसी में सपा को 2 सीट मिली और एमआईएम को 6 सीट मिली है। मालेगांव में 21 और संभाजी नगर में 33 सीटें जीती। बिहार देखिए, 2025 के विधानसभा में 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। 21 में भी ओवैसी की पार्टी ने ये सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उनके विधायक आरजेडी में चले गए। 2025 में मुस्लिम बहुल सीमांचल में वापसी की है। 8 सीट पर महागठबंधन को सीधे नुकसान पहुंचाया ओवैसी ने। उत्तर प्रदेश देखिए, 2022 में भी वैसे यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हालांकि तब ओवैसी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इस बार 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जोर मुस्लिम बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर होने वाला है। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा, बड़ी बात यह है। लेकिन सुनिए जरा, ओवैसी के नेता शौकत अली बता रहे हैं कि लोगों को कितने बच्चे पैदा करने। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग।
अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जिनको नहीं होता कोई चौखट नहीं बचती जहां जाकर के अपना माथा ना टेके कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर दे। और भाई ये भी सुनिए, जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। लोग थोड़ा परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है। 203 सीट हम अखिलेश यादव जी के लिए छोड़ रहे हैं ताकि 203 सीट पर वो बीजेपी को चुनाव हरा दें। 200 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उन सीटों पर हम बीजेपी को रोक देंगे। शौकत अली और ओवैसी को बोलता हूं कि भाईजान कोई मुख्यमंत्री बनेगा, मेयर बनेगा। मेयर तो बना नहीं पाए मुंबई में आप, बुरखे वाली हिजाब वाली ना बनने वाली है। आपको जहां बनाने की ताकत है वो है आपका अध्यक्ष। चुनौती देता हूं ओवैसी मियाँ को कि मियाँ ओवैसी अपनी पार्टी का अध्यक्ष हिजाब वाली को बनाओ, अपनी पार्टी का अध्यक्ष बुरखे वाली को बनाओ, अपनी यूपी का अध्यक्ष एक बुरखे वाली या हिजाब वाली को बनाओ, या वरना ये ऐसी अनाप शनाप बातें करके देश को 1000 साल पहले ले जाना, ये काम बंद करो। यूपी में कौन से मुद्दे पड़े होंगे इस बार चुनाव में? क्या उसमें बुलडोजर एक मुद्दा होगा? देखिए जरा, वाराणसी में आज बुलडोजर एक्शन हुआ। दाल मंडी में जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, उस इलाके में आज बुलडोजर पहुंचा। हम लोग पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए हम लोग। बुलडोजर आया तो उससे पहले भारी संख्या में पुलिस डिप्लॉय की गई, पुलिस लगाई गई, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए पहले से ही छावनी में इलाके को तब्दील कर दिया गया। बाहर निकालिए जो विरोध कर रहे हैं, बाहर करिए। साइड में जाइए, साइड में जाइए। और पुलिस ने अनाउंसमेंट शुरू किया कि लोग अपनी अपनी दुकानें खाली करें क्योंकि बुलडोजर आ चुका है। अंदर जाए, अपनी कार्रवाई शुरू करें। ये नेगेटिव की जो टीम अंदर जाए, अपनी कार्रवाई शुरू करे। चलिए ऊपर से अंदर जाके कार्रवाई शुरू करिए आप लोग। रास्ता दो ना, ऊपर मेरा माल उस तरफ रखा है, चोरी हो जाए कौन जिम्मेदार है? कोई जहाँ पुलिस है कोई चोरी नहीं कर रहा। चलिए हटाइए, कौन दिन पर रहेगा? चले चले ठीक है, सब देख लेंगे। चलिए चलिए, कहाँ ऊपर नगर निगम की टीम अंदर जाए। ये नगर निगम की जो टीम अंदर जाए, अपनी कार्रवाई शुरू करे। चलिए ऊपर से अंदर जाके कार्रवाई शुरू करिए आप लोग। रास्ता दो ना, ऊपर मेरा माल उस तरफ रखा है, चोरी हो जाए कौन? उसके बाद ये यहीं खत्म नहीं हुआ, उसके बाद खींचतान शुरू हुई, झड़प शुरू हुई, स्थानीय लोग सड़क पर आ गए और वो तैयार नहीं थे बुलडोजर चले। ऐसा नहीं चलेगा, रुकिए। सबका परिवार है, सबका परिवार है, बच्चों की आय लगेगी। थाने पे लेके चलिए, चलिए। थाने पे लेके चलिए। और उसके बाद दाल मंडी में बुलडोजर चलना शुरू हुआ। देख रहे हैं, पतली गली है, संकरी गली है, लगभग 400-500 मीटर लंबी गली है ये। उसके बाद जो लोग मौजूद थे वो पुलिस को रोकने की कोशिश करते रहे। उनका कहना था उनके पास कोई और रोजी रोटी का गुजारा नहीं। और इस बीच जो एक घटना हुई वो बेहद खतरनाक थी।
बुलडोजर चलने वाला था, एक शख्स इस पर अड़ा था कि वो बुलडोजर नहीं चलने देगा, उसके पास रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है, उसने आग लगा ली। उसके बाद दिया 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 शख्स ने आग लगाई थी, आग बुझी। उसके बाद देखिए पुलिस ने सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगाकर पुलिस उस शख्स के घर के अंदर दाखिल हुई। और दाल मंडी दरअसल जो इलाका है वहां लोग 20 साल 30 साल 40 50 साल से रहते हैं, ये वो इलाका है। मिन्नत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि कौन दुकान जा रही जबरदस्ती हो तो स्थानीय लोग जिनके घर और दुकानें हैं वो रो रहे हैं, पुलिस से मिन्नतें कर रहे हैं। दरअसल आपको बताऊं ये दाल मंडी बनारस की सबसे पुरानी बस्ती वाला घना इलाका है, घनी आबादी का इलाका है और पहले यहां दाल का व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम पड़ा दाल मंडी। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का घर इसी इलाके में था। बनारस के संगीत घरानों की शुरुआत भी इसी इलाके से हुई। बाद में अंग्रेज आए तो उन्होंने यहां पर तवायफों को बसाना शुरू किया। वो तवायफों को डॉल कहते थे और दाल मंडी को डॉल मंडी कहने लगे। लेकिन ये कलाकार और संगीत प्रेमियों का हमेशा बड़ा हब रहा है। लच्छू महाराज, नरगिस और उनकी मां जद्दन बाई तक यहां से जुड़े रहे हैं। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए यहीं से सड़क बननी है और 650 मीटर सड़क के लिए 220 करोड़ का बजट भी मंजूर हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 181 घरों की नपाई की और डेटा तैयार किया है। मुआवजे के तौर पर प्रशासन ने 191 करोड़ रुपए तय किए, लेकिन लोगों का आरोप है कि पूरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा और कई घरों को जर्जर बताकर बिना मुआवजा दिए गिराया जा रहा है। सुनिए जरा लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, उनका क्या कहना है, उनकी फरियाद सुनिए। 17.5 मीटर कहाँ जाएंगे सर, बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, बच्चे को परवरिश नहीं रहेंगे तो फिर न निकलेगा वो। 10 साल 5 साल इसको कम करवाइए या रास्ता चेंज करवा दी सर, हम लोग भूखे मर जाएंगे, हम लोग रोड पे आ जाएंगे सर। हम लोग को रोजगार करने दीजिए, हम लोग को क्या रहने दीजिए, आप रोजगार नहीं दे रहे, हम रोजगार करने दीजिए, और क्या मांग है। लड़ेंगे अपनी लड़ाई, आखिरी दम तक लड़ेंगे। दूसरी तरफ एक और खबर है, खबर यूपी से ही। बुलडोजर मजार पर भी एक्शन हो रहा है। केजीएमयू है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, और यहां पर 6 मजारें, उन मजारों के लिए बाकायदा नोटिस लगाया गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, कई मजारें जिस पर नोटिस लगाया गया और कमेटी से जवाब मांगा गया है। अब सवाल यह है कि केजीएमयू में मजार अचानक कहां से आ गई, या मजार पहले से बनी। लखनऊ के केजीएमयू में अवैध मजारों को लेकर बवाल मचा है। यूनिवर्सिटी परिसर में 5 मजारों को तोड़ा जाना है। 22 जनवरी को केजीएमयू प्रशासन ने 6 मजारों को नोटिस दिया। नोटिस में मजारों की वैधता और निर्माण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन तय समय यानी 7 फरवरी को एक मजार कमेटी ने ही जवाब दिया अपना। केजीएमयू प्रशासन को बताया मजार के बारे में, दावा किया गया कि यह मजार ऐतिहासिक है जो आजादी से पहले बनाई गई। अब केजीएमयू प्रशासन मजार कमेटी के दावे को लेकर जांच कर रहा है। परिसर में मौजूद 5 मजार कमेटियों ने कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए दोबारा नोटिस हुआ और 28 फरवरी तक स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब आपको बताऊं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। दावा यह है कि मजार जो यहां बनी है वो 600 साल पुरानी है। इसका निर्माण, ये जो केजीएमयू है, इसका निर्माण 1911 में हुआ था। साथ ही 1870 में महाराजा विजय नगरम ने लखनऊ में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव रखा था, हालांकि उस वक्त मेडिकल कॉलेज बन नहीं पाया
1905 में जब ब्रिटेन के राजकुमार भारत आए तो उनकी याद में इसकी नींव रखी गई। फिर 1911 में इस मेडिकल कॉलेज की इमारत बनकर तैयार हुई। इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ, तब राजकुमार किंग जॉर्ज पंचम बन चुके थे और उनके नाम पर ही इसका नाम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU रखा गया। अब KGMU MBBS, BDS, नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहां पर इलाज के लिए 4000 से अधिक बिस्तर वाला अस्पताल भी है। अब सवाल यह है, KGMU में दावा है मजार तो 400, 500, 600 साल पुरानी है, लेकिन देखिए कितनी मजारें और कहां-कहां ये मजार बनी हुई है। तो KGMU में देखिए जरा, पहली मजार बनी है क्वीन मैरी हॉस्पिटल के अंदर, बताया जाता है मैटरनिटी वार्ड है। दूसरी मजार है माइक्रोबायोलॉजी विभाग में। तीसरी मजार है न्यू बॉयज हॉस्टल में और चौथी मजार है फेफड़े श्वसन प्रणाली रोग विभाग में। साथ ही पांचवी मजार सुपर स्पेशलिटी न्यू ब्लॉक में है। ये 5 मजारें हैं। सुनिए जरा मेडिकल कॉलेज के एडमिन क्या कह रहे हैं, प्रबंधक क्या कह रहे हैं। उन्होंने कोई भी साक्ष्य दस्तावेज ऐसे प्रस्तुत नहीं किए जिससे साबित हो कि 1947 की पुरानी मजार है वो। फिर भी हम लोग उनको एक जवाब दे रहे हैं कि अगर आपकी मजार 1947 से पहले की है तो कृपया उसके संबंध में जो भी आपके पास साक्ष्य दस्तावेज है प्रस्तुत करें। 28 तारीख को सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद फिर हम लोग जो ऑर्डर होगा रजिस्ट्रार को जो आई अफसर है उसके अनुसार कार्रवाई करें। एक तरफ योगी बनाम ओवैसी है, दूसरी तरफ ओवैसी बनाम हेमंता है। एक तस्वीर आई जिस तस्वीर पर बवाल हुआ कि हेमंता विश्वकर्मा गोली चला रहे हैं, विश्वकर्मा गोली चला रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। असम के सीएम का यह वीडियो वायरल हुआ। दरअसल असम बीजेपी ने पहले ट्वीट किया, फिर डिलीट कर दिया। तब तक सियासतदानों ने लपक लिया और उसके बाद हेमंता पर सीधे सवाल किए और अब असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो पर बाकायदा FIR दर्ज करा दी। देखो ओवैसी की FIR। हेमंता और ओवैसी के बीच तकरार बढ़ गई है। ओवैसी ने असम के सीएम के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस मामले में हैदराबाद के थाने में हेमंता के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है और उन पर आपराधिक केस में कड़े एक्शन की मांग की गई है। कहा गया है नरसंहार और नफरत भरी बातें अब आम बात हो गई है, लेकिन किसी सभ्य समाज में ऐसी बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। हेमंता ने सीधे तौर पर एक समुदाय को डराने की कोशिश की है। ओवैसी ने हेमंता के गन वाले वीडियो पर यह FIR दर्ज कराई है। असम बीजेपी के ट्विटर हैंडल से हेमंता का एक वीडियो जारी हुआ। वीडियो में हेमंता एक राइफल से निशाना साधते दिख रहे हैं। टोपी और दाढ़ी पहले शख्स के पोस्टर को गोली मारते नजर आ रहे हैं जो टोपी दाढ़ी लगाए पहने हैं। थोड़ी देर बाद यह वीडियो डिलीट हो गया, लेकिन बवाल बढ़ गया था। तब तक इस वीडियो पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन ओवैसी ने केस दर्ज कर हेमंता की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। हेमंता ने कहा गन और वीडियो के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मेरे खिलाफ FIR है तो मैं गिरफ्तारी को तैयार हूं। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी और हेमंता को। इनका चीफ मिनिस्टर आसाम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है और गोली एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब के बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। सुनो हेमंत बिस्व शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से। सर आपके ऊपर में केस दिया है। कहाँ ओवैसी ने कहाँ केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूं और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। बहुत ही झूठा, घटिया, अस्तरहीन बयान है आसाम के मुख्यमंत्री का। वो होता है ना, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो वो चूंकि गए हैं कांग्रेस से, तो वो कंपटीशन में है कितनी गालियां वो दे लें जिससे उनकी कुर्सी बची रहे, अपनी वफादारी साबित कर। 6 महीने से वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है गौरव गोगोई जी को लेकर, वही आरोप लगाए जा रहे हैं। SIT गठित की, सब की, जो पूरे 2 घंटा उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या नया दिया? वो जो तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं ना, जिस तरीके से गौरव गोगोई जी एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं,
उसका ही एक नतीजा है। चुनावी राजनीति के लिए, वोटों के लिए असम के मुख्यमंत्री जिस हद दर्जे तक गिर रहे हैं वो अपने आप में शर्मनाक है और घटियापन की इंतहा है।